हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सब ठीक, सब खैरियत। ओके जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है IAS 36 इम्पेयरमेंट। आज इस स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक होती है इम्पेयरमेंट और एक होती है डेप्रिसिएशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? डेप्रिसिएशन में और इम्पेयरमेंट में फ़र्क क्या है? जो डेप्रिसिएशन है, जैसे एसेट में हम लोगों ने एक एसेट लिया, जैसे गाड़ी ली है, ठीक है। मुझे मालूम है उसकी 10 साल लाइफ है। यहाँ पे एक प्लांट लिया, उसकी मुझे मालूम है कि 10 साल लाइफ है। 10 साल के बाद वो जो है ना, उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। उसमें से जितना फ़ायदा उठाना था हम लोगों ने उठा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सपोज करें एक 10,000 उसकी कॉस्ट है और मैं कहता हूँ उसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। और मैं बोलता हूँ कि 10 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू जो है, या स्क्रैप वैल्यू, या उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ज़ीरो है, ठीक है। तो फार्मूला होता था डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। इट मीन्स कॉस्ट कितनी है, 10,000, स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो, लाइफ 10 ईयर, इट मीन 1,000। सिस्टमेटिक तरीके से ये 1,000 पर ईयर डेप्रिशिएट करते हैं हम लोग। यानी कि पहले 1 ईयर 1 पे डेप्रिशिएट होकर कितना हो जाएगा, 10,000 का एसेट है, 1,000 निकल जाएगी, पीछे रह गई 9,000। फिर अगले साल ईयर 2 में 1,000 निकल जाएगी डेप्रिसिएशन, फिर रह जाएगी 8,000। इस तरह से ये डेप्रिशिएट होता है, इस तरह से इसकी वैल्यू कम होती है वीयर एंड टीयर से। एक सिस्टमेटिक है ये, ठीक है। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयर सिस्टमेटिक नहीं होता, एकदम से वैल्यू गिर जाती है, एकदम से आपकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे कि एकदम आपकी अभी ये 10,000 थी, ठीक है। अब आपको पता चला वो ये वैल्यू गिर गई। अब हमें जब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है ना, वो हमें होएगा, सपोज करें 8,000 रिकवरेबल अमाउंट। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि यार इसका मतलब क्या है, 2,000 की इम्पेयरमेंट हो गई है, यानी कि वैल्यू गिर गई है, अचानक से गिर जाती है वैल्यू। जो अचानक से गिरती है ना, जो डेप्रिसिएशन में तो क्या है, सिस्टमेटिक है। अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो ठीक है, ठीक है। और इम्पेयरमेंट क्या है, एकदम से वैल्यू गिर जाती है। ये फ़र्क है इन दोनों में। हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट कब निकालते हैं, व्हेन टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट। हमें कैसे पता चलेगा कि इम्पेयरमेंट कब हुई है, कब कैलकुलेट कब करनी है हमें? ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, वी गेट द हिंट। पहले हिंट मिलती है, ठीक है। फिर हम जाते हैं, जाके टेस्ट करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हमें कोई नहीं होता कि हम जाके इम्पेयरमेंट करें। हर एक एसेट को हम लोग इम्पेयर नहीं करते, पहले हमें हिंट मिलती है। कि हिंट में क्या आता है, जैसे कि मेरे पास आईफोन है, ठीक है, iPhone 11 Pro। अभी 15 सितंबर को मैंने सुना है कि लाइक नया इवेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो नया आईफोन निकालेंगे। तो नया आईफोन जब आएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो पुराने की वैल्यू गिर जाएगी। तो मुझे हिंट मिल गया, नया आईफोन आ रहा है, तो इसका मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी आईफोन है वो 11 Pro Max, उसकी वैल्यू गिरने वाली है,
ये मुझे हिंट मिल गया। या फिर अगर मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट होता है, तो आके कोई मुझे बोलता है भाई आपके उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये हिंट है कि भाई ये इम्पेयरमेंट होगी, इसका डैमेज हो गया। तो हम क्या करेंगे, हिंट मिली, फिर हम जाके इम्पेयरमेंट उस एसेट के पास जाएंगे और उसकी फिर वैल्यू निकालेंगे, फिर उस पर इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। या तो आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो, या आप किसी एजेंट को बुला के पूछ सकते हो कि भाई क्या वैल्यू लगेगी, अब कितना पैसा मिलेगा। तो ये सारी देन वी से हाँ, अब इस हम लोग कहेंगे या तो इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं हुई। ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले हिंट मिलती है, हिंट मिली फिर हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा कि हुई है कि नहीं हुई। अब हिंट दो किस्म की होती हैं, इंटरनल हिंट और एक्सटर्नल। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है, डैमेज। जैसे मेरे पास स्टाफ है, ठीक है, वो इन्वेंट्री लेके आ रहा था, इन्वेंट्री गिर गई उसके हाथ से, वो भागा भागा मेरे पास आया कि सर आपका मेरे से ना फ़ोन गिर गया। तो मुझे पता चल गया कि इंटरनल हिंट है कि भाई इससे डैमेज होगी, इन्वेंट्री गिर गई है, इन्वेंट्री डैमेज हुई है। तो ये इंटरनल हिंट है इसकी, कि इसका मुझे पता चल गया कि ये अब इस एसेट की वैल्यू गिरेगी, ये गिरेगी। ठीक है, दूसरी इंटरनल हिंट की क्या है, चेंज इन यूज़ ऑफ एसेट। एकदम से आपका एसेट आप पहले करते थे जो है ना, आप सपोज करें एक मशीन जो है वो 8 घंटे चलाते थे एक दिन में, ठीक है, अचानक से आपने क्या किया, आपने उसकी 3 शिफ्टें चला दी कि जी, जैसे हैंड सैनिटाइज़र की सपोज करें मशीन है, पहले एक ही थी शिफ्ट 9 to 6, यानी कि 8 घंटे सुबह चलती थी, एक दिन में एक बार, और फिर सैटरडे संडे नहीं चलती थी छुट्टी की वजह से। तो एकदम से अब क्या हुआ कि अब आपके आ गया, अब ये एकदम से कोरोना वायरस की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी डिमांड बढ़ गई। अब उस डिमांड को बनाने के लिए आपने, जहाँ पे एक दिन मशीन एक 8 घंटे चलानी थी, आपने मॉर्निंग की अलहदा शिफ्ट कर दी, इवनिंग की अलहदा कर दी, और नाइट की भी अलहदा कर दी। इसका मतलब है जहाँ पे जो एसेट 8 घंटे काम करता था अब 24 घंटे काम कर रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हो आप। तो एकदम से चेंज ऑफ यूज़ ऑफ एसेट आ जाए, चेंज इन यूज़ ऑफ एसेट आ जाए, उससे भी इम्पेयरमेंट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर 8 घंटे काम करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी इतनी, 10,000, सपोज करें 1,000 आएगी एक साल के बाद, लेकिन आपने उससे 24 घंटे यूज़ करना शुरू कर दिया, अब उसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। यानी उसकी डेप्रिसिएशन तो आपकी फ़िक्स है एक, लेकिन उसके पर भी वैल्यू आपने बहुत रफ़ यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू और गिरेगी, तो जो अचानक से गिरेगी तो वो तो इम्पेयरमेंट है। ये इंटरनल हिंट आ गया। या फिर प्लानिंग टू सेल एन एसेट, ये भी इम्पेयरमेंट की हिंट है। प्लानिंग टू सेल एन एसेट, यानी कि आप सोचोगे यार ऐसा कौन सा एसेट में क्या ख़राबी है जो बेच रहे हो। जैसे मैं अब आईफोन क्यों बेचूंगा, मेरी दो वजह होएगी, या तो ये फ़ोन बेकार हो जाए या ख़राब हो जाए तब, या स्क्रीन टूट जाए तब मैं बेचूंगा ये फ़ोन, या फिर मैं नया फ़ोन लेना चाहूँ कि मैं बोलूँ यार अभी नया आ गया, आईफोन 4 आ गया, अब मैं वो लेता हूँ, आईफोन 12 आ रहा है तो मैं आईफोन 12 लूँगा। तो मैं उस लिहाज से फिर उसके लिए मैं ये बेचूँगा। तो अब आपको पता चल गया कि भाई इम्पेयरमेंट यहाँ तो उसकी वजह से हो रही है, यहाँ तो ये इम्पेयरमेंट क्यों हुई है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, सेल मोबाइल ख़राब है इसलिए बेच रहा हूँ, या फिर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इन दोनों केसेस में आपको पता है कि इम्पेयरमेंट होगी है। एक्सटर्नल हिंट में क्या आता है, ये तो थी इंटरनल, अब एक्सटर्नल पढ़ते हैं। एक्सटर्नल हिंट में क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे आईफोन पहले 11 था, अब आईफोन 12 आ रहा है, अब एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो पुरानी की वैल्यू गिर जाएगी। अब मेरे आईफोन 11 की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि आईफोन जब 12 आएगा तो आईफोन 11 की वैल्यू गिरेगी। जब वो गिरेगी तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। इंक्रीज इन इंटरेस्ट ये क्या होता है,
चलिए मैं बाद में अभी पढ़ाता हूँ, यू विल गेट कन्फ्यूज। पहले आप ये देखो, जब आपको इम्पेयरमेंट हो गई है, जब आपको पता है कि इसकी इम्पेयरमेंट हो गई है, तो आप क्या करोगे, किस तरह से वैल्यू निकालोगे। हम लोग क्या निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट, कि भाई कितना अमाउंट मिलेगा, रिकवरेबल अमाउंट ये निकालते हैं हम लोग। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगा, रिकवरेबल अमाउंट निकलता है हायर ऑफ दो चीज़ें, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज़, यानी कि आप यहाँ तो भी दो फ़ायदे हो सकते हैं, यहाँ तो आप इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा ले लो, एक तो ये फ़ायदा हो सकता है, दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि आप इसे बेच के फ़ायदा ले लो। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब आपको रिकवरेबल दो ही चीज़ों से अब आपको पैसा मिलेगा एसेट का। जैसे अब नया आईफोन आ रहा है, तो मेरा जो पुराना आईफोन 11 है उसमें मुझे दो फ़ायदा मिलेगा। अब या तो मैं उसको बेच के उसका फ़ायदा ले लूँ, या तो मैं उस आईफोन 11 को ही इस्तेमाल करके फ़ायदा ले लूँ। या फिर अगर आप मशीन की एग्जांपल लो, या नई मशीन आ रही है, तो या तो आप मशीन को बेच के फ़ायदा लो, या उसी मशीन को यूज़ करके फ़ायदा लो। वैल्यू इन यूज़ कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता है कि भाई अगर आपकी सपोज करें सेल प्राइस मिल रही है आपको 1000, ठीक है, लेस कॉस्ट टू सेल, और कॉस्ट टू सेल है आपकी यानी एजेंट फीस या कुछ भी 100, तो इसका मतलब है आपको 900 का फ़ायदा 900 मिल रही है। अब वैल्यू इन यूज़ क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ये हम लोगों ने F9 में पढ़ा था, फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अब आपको वो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाते हैं, जो अपने किसने ऑलरेडी पढ़ा होगा F9 में। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कैश फ्लोज होते थे, कैश फ्लोज, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर, क्योंकि जो 12 महीने से ज़्यादा होए उसको हम लोग डिस्काउंट करके निकालते थे, डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। और ये आती थी प्रेजेंट वैल्यू, कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज क्या है। ये कैश फ्लो सपोज करें आपके पास है 1,00,000, ठीक है, पहले साल ईयर 1, ईयर 2 पे है आपके पास सपोज करें 2,00,000, आपको पता है कि 2,00,000 जनरेट करके देगा। डिस्काउंट फैक्टर सपोज करें आपके पास है 10%, 10% पे डिस्काउंट फैक्टर के क्या होते हैं, डिस्काउंट फैक्टर लगता है 0.909, 0.826, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी इधर, ठीक है। फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब ये देखो, अगर ये इंटरेस्ट, अगर देखो ये कैश फ्लोज आपके फ्यूचर कैश फ्लोज गिरना शुरू हो जाएं, अगर ये कम हो जाएंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब प्रेजेंट वैल्यू कम होएगी तो वैल्यू इन यूज़ भी गिरेगा। इसी तरह से अगर डिस्काउंट फैक्टर 10 की बजाय 20 हो जाए, यानी इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा हो जाए, तब आपके ये फ्यूचर कैश फ्लोज गिर जाएंगे, तब आपकी प्रेजेंट वैल्यू गिर जाएगी। क्योंकि जब आप इंटरेस्ट ज़्यादा करोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, वैल्यू गिरेगी। तो इसका यही मैंने यहाँ पे पढ़ा रहा था, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ा दो तब भी आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ये जनाब, ये था पूरा हिंट्स। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। कॉस्ट है 20,000,
लाइफ है 5 years, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज ईयर 1 का है 3000, ईयर 2 का है आपके पास 2000 और ईयर 3 के पास आपके पास है 6000 और डिस्काउंट फैक्टर है आपका 10% आपका डिस्काउंट फैक्टर है। ठीक है, चलें जनाब, अब देखते हैं ये क्वेश्चन है। अब हमने निकालनी है इसकी इम्पेयरमेंट कैसे निकालनी है। पहले हम लोग निकालते हैं 1 साल की निकालते हैं। पहले ये दोस्त देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। पहले कैसे निकालेंगे, 20,000 ऊपर रखेंगे, 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ 5। इसका मतलब 4,000 जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई पर एनम। ठीक है, अब ईयर वन में 4,000 निकल जाएगी। ठीक है, फिर ईयर 2 में भी 4,000 निकल जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी, यहाँ पे कॉस्ट लिख देता हूँ इसकी 20,000 कॉस्ट थी। ये दोनों निकल गई तो 8,000 रह गई होगी। NBV जो है नेट बुक वैल्यू वो कितनी रहेगी, 8,000 ईयर 2 पे। ईयर 2 पे आपकी रहेगी 8,000। यहाँ पे सपोज करें क्वेश्चन में है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ठीक है। अब देखो NBV इतनी रहेगी। अब आपको हिंट मिली कि इसके जो है ना इम्पेयरमेंट होगी हुई है। कॉस्ट अगर हमारे पास आ रही है कि NBV हमारे पास होनी चाहिए कितनी, 8,000, लेकिन अब हम इसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट करेंगे। हम लोग कैसे करते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट, हायर ऑफ 2 चीज़ें, वही हायर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड PV ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जिसे कहते हैं वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये क्वेश्चन में दी हुई है 10,000। ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की। कैश फ्लोज मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश फ्लोज डिस्काउंट फैक्टर विच इज़ 10% और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे थी पहले साल की 3,000.909, 2,000 ईयर 1, ईयर 2 2,000.826, ईयर 3 6,000.751। इनके साथ इसको रिस्पेक्टिव नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लेट्स सी कितना आता है, 0.909 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, 2727। फिर 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 826, 1652, 0.751 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, 4506। ओके, वैल्यू इन यूज़ जो आ रही है वो आ रही है इतनी। यानी कि अगर हम लोग इसको वैल्यू इन यूज़ करेंगे, अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा इतना 888.5। और अगर बेचेंगे तो इसका 10,000 होएगा। तो इसका मतलब हायर 10,000 है, हायर इज़ 10,000। तो ये देखो 10,000
हमें नेट बुक वैल्यू कितनी है 8,000 और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कितने का हो रहा है हमें 10,000 का। इसका मतलब है नो इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट नहीं हुई, नो इम्पेयरमेंट। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि इम्पेयरमेंट का करके दिखाता हूँ अभी हम लोग। यहाँ पे 2 कॉस्ट मॉडल हैं, ये तो जैसे मैंने किया था कॉस्ट मॉडल के ऊपर। अभी रीवैल्यूएशन मॉडल पे करते हैं हम लोग। अगर सपोज करें यही क्वेश्चन है और लेकिन इसकी हायर ऑफ कितनी है, हायर ऑफ और वैल्यू इन यूज़ कितना है 120 और फेयर वैल्यू कितना है 90, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज़ 90। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 120 इज़ बिग 120। अगर तो ये आपके पास एसेट की जो NBV है, सपोज करें जो NBV आई है वो आपकी आई है 130। अगर NBV 130 है और रिकवरेबल अमाउंट 120 है तो इसका मतलब 10 की इम्पेयरमेंट आ गई है आपके पास। दस की इम्पेयरमेंट आ गई, क्योंकि आप हमारे बुक में है कि 130 नेट बुक वैल्यू 130 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने का है वो 120 का है। तो 120 माइनस 130 करेंगे तो इसका मतलब है 10 की इम्पेयरमेंट आई है। इम्पेयरमेंट कब आती है मैं ये बताता हूँ। कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। जब भी कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होएगी, इम्पेयरमेंट तब लाजमी होती है। जब कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होए रिकवरेबल अमाउंट से तो इसका मतलब है इम्पेयरमेंट तब होती है। एक छोटा सा है, एक टॉपिक है CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट। ये छोटा सा पढ़ते हैं फटाफट, एक कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें इम्पेयरमेंट कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। ये मैं यहाँ पे कैरिंग वैल्यू लिख रहा हूँ सबकी। जो कैरिंग वैल्यू है वो है, सपोज करें गुडविल की है 5,000, प्लांट की है आपके पास 10,000, मशीन की आपके पास है 20,000। ये मैं सिर्फ अभी कैरिंग वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी सिर्फ अमाउंट्स डाल रहा हूँ। वैन आपके पास है सपोज करें 5,000 और कैश आपके पास है 2,000। ठीक है, कितना आ गया इन सबको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करो ज़रा। 5 5 6 15 15 15 20 35 प्लस 5 प्लस 2 42,000। ये आपके पास आ गई कैरिंग वैल्यू। अगर तो लिखा हुआ है कि भाई ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश जनरेटिंग यूनिट से जो रिकवरेबल अमाउंट है वो है, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो है 33,000। कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट इज़ मस्ट, इम्पेयरमेंट
करें, अगर इम्पेयरमेंट करेंगे तो इसका मतलब कितनी इम्पेयरमेंट हुई है, 42 माइनस 33, इसका मतलब है 9000 की इम्पेयरमेंट हो चुकी है। इम्पेयरमेंट हो चुकी है 9000 की। अब ये किस तरह से सेग्रीगेट करनी है, कितनी इम्पेयरमेंट गुडविल में हुई है, कितनी इम्पेयरमेंट प्लांट में हुई है, कितनी इम्पेयरमेंट मशीन में हुई है, और कितनी इम्पेयरमेंट वैन और इसमें हुई है। अब क्वेश्चन में लिखा है, सपोज करें मैं क्वेश्चन में लिखा होता है कि जी वो लिखते हैं कि वैन की जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 4500 है। स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया कि स्पेसिफिक वैन कैरिंग वैल्यू इज इक्वल टू 4500। अब हम यहाँ पे एक कॉलम बनाते हैं इम्पेयरमेंट का। हम लोगों ने 9000 की इम्पेयरमेंट एलोकेट करनी है, कैसे करनी है वो, और यहाँ पे लिखेंगे रिकवरेबल अमाउंट। इन्होंने बोला था रिकवरेबल अमाउंट जो है वैन का कितना है, 4500 इसमें रिकवर हुआ है, ये वाला 4500 रिकवर हुआ है। तो अगर इसका 4500 इसमें रिकवर हुआ है तो इसका मतलब है इसकी इम्पेयरमेंट कितनी जाएगी, 500 चलेगी इसमें, 500 वैल्यू इसमें से गिर गई, क्योंकि इसका रिकवरेबल अमाउंट इन्होंने बोला है कि 4500 है। तो इसका मतलब है अगर 4500 है तो 5000 कैरिंग वैल्यू थी, 5000 की इम्पेयरमेंट, 500 की इम्पेयरमेंट, ये स्पेसिफिक हो गया। अब आपने ये करना है, दूसरा गुडविल को ज़ीरो कर दो, गुडविल पूरी की पूरी निकल जाएगी, रिकवरेबल अमाउंट ज़ीरो। अभी तक कितना था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट यूजेज और इम्पेयरमेंट एलोकेटेड अकाउंट, इम्पेयरमेंट एलोकेशन। 9000 की इम्पेयरमेंट थी, ठीक है, ये देखो 9000 ये लिखा हुआ है मैंने, ये 9000 यहाँ पे लिख दिया 9000, ठीक है। 9000 की इम्पेयरमेंट थी, उसमें से 500 चला गया, किधर चला गया, वैन में, ठीक है। एक मिनट, इसके मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, एक मिनट है ना, इसके लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए। चलिए मैं नीचे कर देता हूँ, ये मैं नीचे लगा कर देता हूँ, अभी मैं स्क्रीन मूव करके नीचे कर दूँगा उसे। उसमें से ये देखो गुडविल तो पूरी चली गई। अब हाँ, कैश कभी कम नहीं होता, कैश उतना ही रहता है। कैश में ना तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ना कैश की वो होती है, ना कैश की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, और ना ही कैश इम्पेयर होता है, कैश उतना ही रहता है। अगर मेरे पास अगर आज 10,000 है तो फिर 5 साल के बाद 10,000 ही होएगा, ना तो वो डेप्रिशिएट होएगा और ना ही वो वैल्यू उसकी कम होएगी, उसकी जो है वो ना तो कम होएगा, वो उतने का उतना ही रहेगा, इम्पेयर भी नहीं होएगा वो, ठीक है। अब आप देखो कैश नो इम्पेयरमेंट, अब आपके पास कैश कितना आ गया, 2000 रिकवरेबल अमाउंट में। दो हज़ार कैश का आ गया। अब देखो मशीन प्लांट इन दो में, और मशीन और प्लांट में हुई है डेप्रिसिएशन, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्लांट और मशीन को ऐड कर दो, कितना आ गया, 30,000। प्लांट की कितनी है, 10,000। अब रिमेनिंग इम्पेयरमेंट कितनी है वो देख लो पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पेयरमेंट एलोकेशन। हम लोगों ने 9 इम्पेयरमेंट कितनी थी, 9000 की इम्पेयरमेंट है, जिसमें से एलोकेशन कैसे की हम लोगों ने, जिसमें से 500 निकल गई वैन में, हम लोगों ने एलोकेट कर दिया 500 वैन में, वो एलोकेट कर दिया। फिर गुडविल में एलोकेट कर दिया 5000, गुडविल में 5000 एलोकेट कर दिया। अब कितनी रहेगी इसकी, पीछे रहेगी ये 3,500, ये रिमेनिंग इम्पेयरमेंट रहेगी।
3500 रिमेनिंग इम्पेयरमेंट रहेगी। ये रिमेनिंग इम्पेयरमेंट में से इसको रेशो निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 3500, इतनी जो है वो प्लांट में जाएगी। प्लांट में इम्पेयरमेंट कितनी होएगी 1155, ये इम्पेयरमेंट प्लांट में हुई है। प्लांट में इम्पेयर करके माइनस करेंगे 10,000 माइनस 1155 इज इक्वल टू 8845, यानी रिकवरेबल अमाउंट 33,000 है ना, तो यहाँ पे 33,000 एलोकेट करना है आपने। और फिर मशीन में कैसे करेंगे, मशीन का आप 20,000 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 30,000, ये रेशो निकल आई, मल्टीप्लाई बाय 3,500। इसका मतलब है इसकी कितनी निकली है, इसकी निकली है आपके पास 2335 और इसको 17665। इन सब को ऐड करोगे, इन सब को आप ऐड करोगे तो आपके पास इतना ही आंसर आना चाहिए 33,000। अब देखो इम्पेयरमेंट 3,500 में से एलोकेशन हुई है प्लांट में, कितनी हुई है, प्लांट और मशीन में। प्लांट में हुई है 1155 और मशीन में हुई है 2335 और इम्पेयरमेंट 0 हो जाएगी। ये पूरा का पूरा 9,000 आपने एलोकेट कर दिया, ये पूरा का पूरा 9,000 आपने एलोकेट कर दिया और 0 हो गया। इस तरह से आपने CGU में इम्पेयरमेंट निकालनी होती है। स्टेप्स क्या है एलोकेशन के, एक बार आपने पूरा देख लिया, एक बार पूरा आप देख लो। ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। कैरिंग वैल्यू लिखी हुई थी इतनी, हमें पता चला कि हम लोगों के पास तो 42,000 है, लेकिन रिकवर कितना होएगा 33,000। ये देखो मैक्सिमम रिकवरेबल अमाउंट कितना 33,000। तो फिर इम्पेयर करेंगे बाकी चीज़ों के ऊपर। स्टेप्स क्या है इसके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको लगता है मैं ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप एक बार वापस में वीडियो पॉज करके पीछे देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन। स्टेप्स क्या है एलोकेशन के, इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट एलोकेशन। सबसे पहले क्या है आपने करना है, ऑब्वियस, जहाँ पे डेफिनेट, स्पेसिफिक, ऑब्वियस और स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट। जैसे वो गाड़ी वैन में लिखा होता है कि भाई वैन की अभी रिकवरेबल अमाउंट 4500 है, इसका मतलब है 45 में से 5 जो है वो तो निकल गया आपका। 4500 है, ओके। स्पेसिफिक इम्पेयरमेंट सबसे पहले वो निकालनी है। फिर क्या करना है, गुडविल पे बाकी सारी गुडविल को ज़ीरो कर दो, फुल राइट ऑफ, गुडविल को पूरा का पूरा नील कर दो। फिर तीसरा क्या है, अब तीसरा है रिमेनिंग इम्पेयरमेंट टू बी apportioned on remaining assets। तो बाकी जो है वो अब उसकी रेशो के साथ निकाल के इम्पेयर कर दो बाकी एसेट्स के ऊपर। ये है, इस तरह से अपने इम्पेयरमेंट निकालनी है। और आखिरी टॉपिक है जिसके ऊपर किन एसेट के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग लाजमी है एवरी ईयर। 3 assets on which impairment testing is must annually।
ये 3 एसेट है जिनके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट साल में एक दफ़ा लाजमी करनी होती है। वो कौन कौन से हैं? परचेज गुडविल परचेज की हो आपने। इंटेंजिबल एसेट, विद indefinite लाइफ। सबसे पहले क्या है कि वो एसेट जो आपने गुडविल परचेज़ किया है उसके ऊपर हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना लाजमी है। दूसरा इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ, और इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल, जो अभी यूज़ में नहीं आया। इन 3 एसेट के ऊपर जो है वो इम्पेयरमेंट हर साल करना लाजमी है। चलो जी, आज के लिए इतने रखते हैं। फिर अभी इसके बाद अभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ IAS40 या, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे F7। ऑलराइट, थैंक यू। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट योर फ्रेंड्स नो। थैंक यू, बाय।